हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी ट्रिक वगैरह होती है या कोई आपका नया नोटिफिकेशन वगैरह होता है, हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसी कड़ी के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूँ वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस को लेकर। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस के अंतर्गत आपके क्या क्या आता है, कौन कौन सी सब्जेक्ट है, कौन कौन से टॉपिक है, उनका अपन विस्तृत रूप से अपन उस चीज़ को जानेंगे। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से अक्सर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। उसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और कौन से नहीं है। क्योंकि सभी लोगों के पास में जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं तो कई बार क्या हो जाता है कि जिनको कि किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए बच्चों को कई बार पता नहीं होता है। तो जो कोई विद्यार्थी अगर फ्रेशर हो तो उन लोगों के लिए तो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए अपन बात करेंगे सिलेबस की कि आपको किसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि सभी के पास में मैटर अवेलेबल होता है, लेकिन उन बच्चों को ये पता नहीं चल पाता कि अपने को पढ़ना कहाँ से है, कि क्वेश्चन बार-बार कहाँ से पूछे जाते हैं। और ऐसे ही इसके लिए मैं आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तरी लाता ही रहता हूँ, तो आप उनको भी ज़रूर वीडियो देखा करो। क्योंकि उनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आपने जैसे कि जेट के अंदर देखा ही होगा कि जेट के अंदर काफ़ी क्वेश्चन अपने जो अपन ने ऑब्जेक्टिव टाइप की सीरीज करवाते हैं, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन एट एज इट ऐसे के ऐसे उठ के आए थे। तो चलिए अपन बात करते हैं आज का वीडियो को लेकर। मैं बात करूँगा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के जो अपना सिलेबस है उसको। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूँ कि जो आपके इसके अंतर्गत सब्जेक्ट रहने वाला है तो वो आएगा एक पे तो हिंदी, फिर आता है आपका जीके और फिर तीसरे नंबर पे आता है आपकी एग्रीकल्चर। अगर मैं इनको भी डिवाइडेशन करूँ, आपके पास में 3 सब्जेक्ट हो गए, 3 सब्जेक्ट के अंदर भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत फिर आपके 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं। मैं फर्स्ट की बात करूँ तो हॉर्टिकल्चर, अगर सेकंड की मैं बात करूँ तो एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान, अगर थर्ड की बात करूँ तो एनिमल हस्बेंड्री, है ना? एनिमल हस्बेंड्री। तो ये इस तरीके से डिवाइडेशन हुआ होता है। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले जो आपका पार्ट आता है वो आता है सामान्य हिंदी, ये हिंदी का। उसके अंतर्गत आपके क्वेश्चन कितने आते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में? इसके 15 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसके अंतर्गत आपके टॉपिक कौन कौन से रहने वाला है उसका मैं एक बार चर्चा कर देता हूँ। फर्स्ट, जैसे कि आपके पास में दिए गए शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि विच्छेद। कि कोई जैसे आपके सामने वर्ड आ गया और उसका पूछ ले कि हाँ इसकी संधि क्या होगी और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको कुल मिला के बात ऐसे है कि एक आपके पास में क्या आ गया, संधि पढ़नी है आपको कंप्लीट रूप से। इसके बाद में आपके पास में आता है उपसर्ग एंड प्रत्यय, है ना? उपसर्ग एवं प्रत्यय, इनके संयोग संरचना एवं शब्दों के उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान करना। तो आपको क्या पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपके पास में आता है, फिर आता है आपका समास, है ना, या समस्त पद, जिसे कि आप सामासिक भी कहते हैं ना। तो समस्त पद या फिर समास हो गया, इनकी रचना और इनके सामासिक पद का विग्रह करना, कि समास विग्रह करना, ये भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ, शब्द युग्मों का अर्थभेद। जो शब्द युग्म होते हैं उनका अर्थभेद भी आपको आना जरूरी है। पर्यायवाची शब्द एवं विलोम शब्द आपके इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। इसके अलावा शब्द शुद्धि हो गई आपकी, है ना? और इसके अलावा वाक्य शुद्धि होगी, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, और पारिभाषिक शब्दावली, जो कि आपकी एक वर्ड हिंदी के अंदर दे दिया जाएगा और उसका इंग्लिश मीन पूछेगा। तो वो भी एक वर्ड तो 100% आता ही है इसका क्वेश्चन। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मुहावरे और लोकोक्ति, ये तो काफ़ी सरल सा ही है कि 15 क्वेश्चन ही आएंगे। तो ऑलमोस्ट आपके इसके अंदर से आपके 15 क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो आपके सामने 11 टॉपिक दिख रहे हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और इसके अलावा मैं बात करूँ अब नेक्स्ट चीज़ की, कि नेक्स्ट चीज़ के अंतर्गत आता है अपना राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं इतिहास एवं संस्कृति। तो आपका आएगा इसके अंतर्गत, जैसे कि पहला टॉपिक है इसका राजस्थान की भौगोलिक संरचना, है ना? तो इसके अंतर्गत जो आपकी जो ज्योग्राफी है वो आपके अंतर्गत बस इसी के अंतर्गत दिए गए हैं, वो ही आएगा। तो जैसे मैं बात कर लूँ कि भौगोलिक विभाजन हो गया आपका, जलवायु हो गई, पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई, और मरुस्थल हो गई, और फसलें हो गई। इसके अलावा और कुछ ही नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं रहता कि ज्योग्राफी के अंदर से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। वो काफ़ी चीज़ों को पढ़ लेते हैं फिर कन्फ्यूज़न रह जाते हैं। तो आपके सामने जो जो दिए गए हैं उनसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और इनसे अगर कई बार बाहर भी क्वेश्चन आते हैं तो कई बच्चों के द्वारा रेट लगा दी जाती है, कि जैसे कि अभी पिछली वैकेंसी कंप्लीट करवाई थी, तो आपने भी अगर वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि कई बच्चों ने उस चीज़ का प्रूफ भी मांगा था कि आउट ऑफ सिलेबस आ रही है तो उनको डिलीट करवाइए, और जो बाहर से आता है वो डिलीट भी हो जाता है क्वेश्चन। तो आपको एक्स्ट्रा मैटर कुछ ही नहीं पढ़ना, जो आपका सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है उतना ही पढ़े, क्योंकि यही इनफ है। इससे बाहर जो भी क्वेश्चन आएगा, तो कई बच्चे से
सोचते हैं कि नहीं अपन ज़्यादा पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। हाँ, वो अच्छी बात है, अगर आपकी स्ट्रेटजी है, अगर आप उसको कर सकते हो तो ज़्यादा भी पढ़िए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ तो एकदम क्लियरली 100% क्लियर तैयार होनी ज़रूरी है। इसके अलावा मैं बात करूँ इतिहास की, इतिहास के अंतर्गत जो आपका सभ्यता आती है, तो सभ्यता आपके 2 ही है, आपकी और कोई सभ्यता नहीं है, क्योंकि काफ़ी सभ्यताएँ हैं, गणेश्वर, बेणेश्वर और गणेश्वर सभ्यता हो गई, आपके और भी सभ्यताएँ आती है ना? तो आपको इतनी सभ्यताएँ नहीं पढ़ ली, आपके क्वेश्चन आएँगे तो 2 ही सभ्यताओं में से आएँगे, या तो कालीबंगा में से आएगा या फिर आहड़ सभ्यता के अंदर से पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूँ राजा-महाराजाओं की, तो उनके अंतर्गत भी आपके पूरे गोहिल वंश, या फिर अगर मैं बात सिसोदिया वंश, या फिर मैं आपको चौहान वंश, ये आपके कंप्लीट रूप से कोई नहीं पूछा जाएगा, आपके व्यक्ति विशेष का नाम दिया गया है, तो उन व्यक्तित्व को ही पढ़ना है। जैसे कि मैं बात करूँ मेवाड़ की, मेवाड़ के अंतर्गत कुंभा पढ़ा जाएगा, आपका सांगा पढ़ा जाएगा और प्रताप पढ़ा जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या होता है, मेवाड़ कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ही मारवाड़ की बात करें तो राव जोधा हो गया, मालदेव हो गया, जसवंत सिंह हो गया, वीर दुर्गादास राठौड़ हो गया। तो ये क्या होते हैं कि जैसे कि मेवाड़ और मारवाड़ के यही आ गए। इसके अलावा जो और भी राजा महाराजा हुए हैं, उनमें से क्वेश्चन आपके नहीं आने वाला। इसके अलावा मैं बात करूँ जयपुर के जो महाराजा रहे हैं, मान सिंह और सवाई जय सिंह, ये 2 आपके किसके पूछे जाएँगे, जो जयपुर के शासक रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा बीकानेर से पूछा जाता है, वो आपके एकमात्र गंगा सिंह से पूछा जाता है क्वेश्चन, और गंगा सिंह से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। और मेवाड़ की मैं बात करूँ तो कुंभा और आपका प्रताप के अंदर से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ या नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूँ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राजस्थान का योगदान है, राजस्थान का एकीकरण। तो एकीकरण का भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना? और ये जो आपकी क्रांति हुई थी, संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, तो उसका भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। विभिन्न राजस्थानी बोलियाँ, ये भी आपको इसका पूरा क्लासिफिकेशन आना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं बात करूँ कृषि, पशुपालन, व्यावसायिक शब्दावली, जो आपकी शब्दावलियाँ होती है, वो भी आनी चाहिए। लोक देवी-देवता, इनमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है फ्रेंड्स, कि देवी-देवताओं में से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि आपने पिछली बार भी देखा होगा, या आज तक जितनी भी सुपरवाइज़र की वैकेंसियाँ हुई है, उनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके साथ-साथ ही जो आपके संत संप्रदाय है, उनको भी आपको पढ़ना है। प्रमुख जो लोक पर्व है, त्योहार है एवं पशु मेले हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ, जो लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, कहावतें, लोक नाट्य, लोक वाद्य यंत्र और कठपुतली कला, तो ये भी आपका पूछी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करूँ मैं, विभिन्न जनजातीय, जो आपकी जनजातियाँ पाई जाती है ना? और स्त्री पुरुषों के वस्त्र आभूषण, इनमें से भी क्वेश्चन 100% एक आपका आता ही आता है। और चित्रकला की मैं बात करूँ या हस्तशिल्प कला की बात करूँ, तो इसके अंतर्गत भी आपके जो दिए गए हैं कि विभिन्न शैलियाँ, जैसे कि भित्ति चित्र के लिए, प्रशस्त शिल्प के लिए, काष्ठ कला के लिए, मृद भांड के लिए, मिट्टी वाली है ना, उस्ता कला के लिए, है ना, और नमदे व गलीचे किससे तैयार होते हैं, तो कौन सा उपयुक्त रहता है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। स्थापत्य की बात करूँ तो इसके अंतर्गत जो आपके दुर्ग हो गए, महल हो गए, हवेलियाँ हो गई, छतरियाँ हो गई, बावड़ियाँ हो गई, तालाब हो गया, मंदिर मस्जिद हो गए, और इसके अलावा जो संस्कार व रीति रिवाज होते हैं अपने, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी इसके अलावा धार्मिक, ऐतिहासिक व पर्यटन स्थल पूछे जाएंगे। इसके अलावा बाहर से और कोई क्वेश्चन नहीं आता, और कई बार एक आधा क्वेश्चन जो आपके करंट से पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप एक ध्यान रखना है ना, कि मोटा-मोटा एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जो भी करंट है, उसके बारे में एक बार आपको पढ़ना है, क्योंकि उससे भी कई बार एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपका इसके अंतर्गत अपना कंप्लीट होता है, जो अपना जीके का और हिंदी का अपने सिलेबस पूरा इसके अंतर्गत देख लिया है। इसके अलावा मैं बात करूँ, जीके के क्वेश्चन आते हैं आपके 25 और हिंदी के 15 क्वेश्चन, है ना? तो अगर मैं बात करूँ इनको मिलाकर, जो आपके 30 क्वेश्चन होते, ये जो सॉरी आपके जो 40 क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो 40 क्वेश्चन किसके आते हैं आपके, जो हिंदी और जीके के। इसके अलावा मैं बात करूँ, 60 क्वेश्चन आएँगे, वो आपके आएँगे एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर का वेटेज रहने वाला है, और एग्रीकल्चर को भी मैंने बताया कि एग्रीकल्चर 3 भागों में विभाजित है। तो फर्स्ट अपने सामने दिया गया है सस्य विज्ञान। तो सस्य विज्ञान के अंतर्गत मैं इस चीज़ को पूरा वर्णन करके बताऊँगा, तो कोई मतलब वाली बात है नहीं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आराम से इसका पढ़ाई कर लीजिएगा। इसके अलावा जितनी भी मुख्य प्रश्नोत्तरी है, वो उसका मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा टाइम टू टाइम। और इसके अलावा जो जीके के हैं, उनका भी मैं टॉपिक वाइज़ जो ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस पेपरों में पूछे गए हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंतर्गत ज़्यादातर क्वेश्चन वही आते हैं जो प्रीवियस पूछे गए हैं, तो उनके भी अपन बात करेंगे, मैं उनके भी वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। इसके अलावा मैं बात करूँ कि जो आपका एग्रोनॉमी का हो गया, उद्यान विज्ञान का, उद्यान विज्ञान के अंतर्गत, या फिर मैं बात करूँ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो आपका रहने वाला है, ये पूरा सिलेबस रहने वाला, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको एक बार रीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रीड करके बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स।
इसके अलावा आपकी बात करूँ पशुपालन या डेयरी विज्ञान की, है ना? तो इसके अंतर्गत जो आपका रहने वाला है, ये पूरा सिलेबस रहने वाला। इसके अंतर्गत भी कई बार फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करते हो कि जैसे गाय की नस्लें दी गई है, तो इसके अंतर्गत सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि इसके अंतर्गत आपने कौन-सी गिर, थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होलिस्टिन फ्रिजियन, मालवी और हरियाणवी और मेवाती ये दी गई है, तो इनको ही नस्लों को ज़्यादातर प्रिपेयर करें, क्योंकि इनसे बाहर पूछा भी नहीं जाता है। तो कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, खूब सारी पढ़ लेते हैं और फिर उनके अंतर्गत कन्फ्यूज़ हो जाते हो। अपने को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कम टाइम के अंदर अधिक चीज़ें पढ़नी है ना? और जो अपन ने पढ़ा है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे भैंस की बात करूँ, भैंस के अंदर मुर्रा, सुरती, नीली रावी, भदावरी, जाफराबादी और मेहसाना। तो जो अपने पास में दी गई है उनसे ही पढ़ें, इनके अलावा बाहर अपने ट्यूशन एक भी नहीं आने वाला। इसके अलावा मैं बात करूँ, जो अपने औषधियाँ होती है, तो औषधियों के अंदर भी कई बार कन्फ्यूज़ हो जाती है, क्योंकि कई बुकों के अंदर 50-60 औषधियाँ दी हुई होती है और बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको 50-60 नहीं पढ़ के उनको पढ़ो, रीडिंग लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुख्यतः इनको तो प्रिपेयर कर ही लो, जो आपके सामने 10-12 दी गई है। जैसे कि फिनाइल हो गया, कार्बोलिक एसिड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, लाइज़ोल हो गया, इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, अरंडी का तेल हो गया, अल्कोहल, कपूर, नीला तोता, फिनोविक्स हो गया, तारपीन का तेल हो गया, इनको तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। इसके अलावा जो आपके पशु के रोग वगैरह हो गए, वो आ जाएँगे। इसके अलावा आपके डेयरी से जो आपके आते हैं खीस, दूध वगैरह आ रही है, तो ये आप लोगों को पढ़ना है, इनसे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसका पैटर्न की मैं बात करूँ, तो पैटर्न इसके अंतर्गत दिया गया है, कैसा रहने वाला है, वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, कि इसके अंतर्गत आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 में से 1 राइट आंसर आपको टिक करना पड़ेगा। तो इसके अंदर ये कोई थ्योरेटिकल नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होने वाला है। अधिकतम पूर्णांक होगा वो 300 नंबरों का पेपर होगा आपका। अगर प्रश्नों की संख्या बात बताऊँ, तो वो क्या होंगे, आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो 100 क्वेश्चनों की मैं बात करूँ, तो मैं पहले बता दिया कि जो आपके पास में 15 क्वेश्चन आते हैं, जो हिंदी के आते हैं। अगर 25 क्वेश्चन की मैं बात करूँ, वो जीके के आते हैं। और 40 क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सॉरी 60 क्वेश्चन की मैं बात करूँ, वो आते हैं एग्रीकल्चर के। और एग्रीकल्चर के अंतर्गत भी 20 क्वेश्चन आपके आते हैं एग्रोनॉमी से, है ना? अगर 20 क्वेश्चन की बात करूँ, वो आते हैं हॉर्टिकल्चर से। और 20 क्वेश्चन की बात करूँ, तो वो आते हैं एनिमल हस्बेंड्री से। तो ये आपके क्या होंगे, पूरे डिवाइडेशन हो गया। तो 100 क्वेश्चन हो गए, तो 60 एग्रीकल्चर के और 25 आपके जीके के और 15 आपके हिंदी के। इसके अलावा मैं बात करूँ, जो आपकी जो पेपर की टाइम अवधि रहेगी, वो क्या रहेगी, 2 घंटे की। इसके अलावा प्रत्येक पर्सन के अंक रहेंगे, वो एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके पास में 100 क्वेश्चन है, तो वो कितने के हो जाएँगे, 300 नंबर का। तो ये 300 नंबर का आपका पूरा पेपर होने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है ना? नेगेटिव मार्किंग होती है और 1/3 इसका काटा जाएगा, अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हो तो। आई होप कि आप लोगों को ये सिलेबस समझ में आया होगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है, एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एन के, उसके अंतर्गत मैं ये पीडीएफ भी डाल दूँगा, जिससे कि आप आसानी से डाउनलोड कर सको। और इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज़ हो इसके अंतर्गत पूछने वाली, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं ज़रूर आप लोगों को उसका समाधान लेके आऊँगा। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका थैंक यू।